हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है बेसिकली 8th क्लास है और आज हम 8th क्लास में देख रहे हैं। हमारे अतीत थर्ड हमारी बुक है और उसी का चैप्टर नंबर 3 हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। तो कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्र पर कैसे शासन चलाया, उस शासन व्यवस्था को हम लोग आपका पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आखिर में ये सब क्यों और कैसे हुआ, ठीक। तो आपको पता है सिंपली, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं देखते हैं, एक एक करके उन सबको देख लेंगे। रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हैं। क्या कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, ये देखिए किससे ग्रहण कर रहे हैं, मुगल। आप देखिए मुगल बादशाह। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह उस समय कौन है, कब की कहानी है, ध्यान दीजिए। 1765 में मुगल बादशाह कौन है, बताइए आप मुझे। चलिए देख लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। आपने चित्र को देखा, अब इसमें पहली हेडिंग है कंपनी दीवान बन गई। अब देखिए प्रांत में दो प्रकार के शासन थे, एक होता था दीवान और एक था सूबेदार। इन अगर आप इनके महत्व को पढ़ोगे तो इनका महत्व आपको दिखाई देगा, दीवान और सूबेदार का, ठीक। कि दीवान और सूबेदार क्या होते हैं, ठीक है, ठीक। तो सूबेदार का काम था प्रांतीय शासन की देखभाल करना, जबकि जो दीवान था उस दीवान का काम था राजस्व वसूलना। तो अब राजस्व वसूली किसके पास आ गई है, तो पता होना चाहिए राजस्व जो वसूली है अब वो आपका कंपनी के पास आ गई है, इसलिए कंपनी क्या बन गई है, दीवान। 12 अगस्त 1965 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात से पूरी तरह संभावना है कि यह मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने तंबू में घटी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसने रॉबर्ट क्लाइव के जीवन की यादगार चित्र को जिम्मा सौंपा था। अब मुझे बताइए कि जो रॉबर्ट क्लाइव के जो चित्र थे जिनको बनाने का जिम्मा किस व्यक्ति ने सौंपा था, मैंने पिछले आपको चैप्टर में बताया था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए एक निश्चित बड़ी घटना थी। कह रहे भैया जो आपकी दीवानी थी, कहाँ की दीवानी थी, आपकी बंगाल की, और बंगाल की दीवानी उनके हाथ में आ जाना अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि उन्होंने प्लासी और बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद, कहाँ का, प्लासी और बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद अवध बंगाल और बादशाह दिल्ली के जो आपके बादशाह थे मुगल बादशाह, उनको हराने के बाद उन्होंने क्या किया था, आपका उन्होंने दीवानी ली थी, कहाँ की, बिहार, उड़ीसा और जो आपका बंगाल प्रांत है उसकी दीवानी उनको मिल गई थी। और उनका सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ा यही था, राजस्व। यहाँ से ही अब उनको पैसा कमाने की चाह और चाहत लगेगी और यहाँ से ही पूरे भारत में उनका राजस्व जो विस्तार है वो यहाँ से ही किया जाएगा। क्लियर हुआ, तो आपको समझ आया कि दीवानी का मतलब क्या है, राजस्व है, और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब देखिए दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना, और ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसमें कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। पारिवारिक कंपनी के नाते उसका ख्याल रखना भी था। यह चीजें आपका खरीद बेचते रही थी, ठीक। इन सब चीजों को आपका देखना और उसके बीच में हम करना था। समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ आ रहा था कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ाना होगा। बहरहाल बाहरी ताकतों की होने की वजह से उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी तक काफी ताकत और सम्मान था। अब ऐसे आदमी के सामने शासन चलाना जिन्होंने बहुत लंबे समय तक राजस्व वसूला हो,
पब्लिक जिनके पास हो, सारे तरीके उनको पता हो, तो गांव देहात के शासन चलाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे जो लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके हैं, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। आप देखिए किस तरह के संकेत दे रहे हैं, और आप जानते हैं ऐसी बहुत सारी कंडीशन हमको देखने के लिए मिल जाए। यह काम कैसे होगा, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी के ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया गया, आय संसाधन कैसे जुटाए गए, लोगों को अधिकतर किस तय किया गया, और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई गई। तो इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। ठीक, कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी की आमदनी बात करें कि दीवान बन गई, यानी कि राजस्व वसूल रही है, लेकिन खुद का नेचर कैसा है, आज भी एक ट्रेडिंग जैसा, व्यापारी जैसा ही उसका नेचर है। कंपनी भारी भरकम लगान लगाना तो चाहती थी, लेकिन उसका आकलन और वसूली का कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। अब उन्हें चाहिए था कि लगान मिले, आकलन हो, भाई कितना, भाई अब आप लोग मेंटेन भी तो करोगे ना कि आखिरकार कितना पैसा आ रहा है, पेंशन भी देनी है, तो आपको उसकी वसूली चाहिए, और वसूली के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रॉपर ढंग का एक सिस्टम आपको चाहिए। और उस सिस्टम को लागू करने के लिए कोई बाहर से अगर व्यक्ति आएगा, उसको लागू करेगा, तो उनमें हिचकिचाहट होगी कि चीजें विरोध ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। तो यही सारी चीजें हैं। उनकी कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करके और कम कीमतों पर बढ़िया सूती और आपका रेशमी कपड़ा खरीद सके। तो आज भी कोशिश क्या है कि भैया ज्यादा से ज्यादा उनको राजस्व मिले और कम से कम दाम में वस्तु मिले, और जो हमको चाहिए वो खरीद ले, यानी कि हर तरफ अपना ही प्रॉफिट ढूंढ रही थी। ठीक, बंगाल में कंपनी खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 में कंपनी, कौन सा युद्ध हुआ था 1765 में, बताइए। कंपनी ने ब्रिटेन सोने चांदी का आयात बंद कर दिया और इसके बदले कोई सामान खरीदना चाहती थी। पहले सोना और चांदी के बदले ही ट्रेड होता था, अब क्या हो रहा है कि भारतीय पैसों को ही वो आपका पे कर रहे हैं। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती हैं। ठीक, ये सारी चीजें हमको इसमें देखने के लिए मिली है। चलिए देखिए, तो अब कंपनी सोना चांदी नहीं, अब भारतीय पैसे से जो लगान वसूल रही थी, उसी से अपना ट्रेड करेगी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक कैसे है, गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि बहुत कम कीमत पर अपनी चीजों को कंपनी को जबरन बेचना पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर गया था और खेती चौपट हो गई थी। भाई, जो कारीगर हैं वो खत्म हो गए, जो किसान हैं वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ छोटे मोटे जो आपके बुनकर हैं, उनकी उन पर अर्थव्यवस्था का संकट गहरा रहा है। यही ग्रामीण व्यवस्था का आपका आधार था, और यही आपका स्थिति कैसी हो रही थी, चरमरा रही। तो समझ आया भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार आपका चमराई गई थी, और क्या चीजें उसमें हमारे सामने उत्पन्न हुई जो हमको इसमें देखने के लिए मिली। अब देखिए किस तरीके से पूरा एक शासन व्यवस्था के रूप में कंपनी माल निकालते हुए कैसे छत्र सजे हुए हैं, ये पूरा सीन आपको दिखाई देगा। छोटे छोटे बाजार जो उनके पॉइंट हैं वो आपके चल रहे हैं और वो दिख भी रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए। आप कह रहे हैं इसी दिशा में बढ़ते रही। 1770 में बड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। अब ऐसे पढ़ रहे थे, 1770 में अकाल पड़ा और लगभग लगभग 1 करोड़ की लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आप बताइए इस अकाल ने क्या कर दिया, 1 करोड़ लोगों को सुला दिया। लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। कैसी हो गई, 1/3 जो आबादी थी वो आपकी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की जरूरत थी, मगर अर्थव्यवस्था संकट में तो थी, तो क्या अपनी कंपनी राजस्व
आय के बारे में अस्वस्थ रह सकती थी। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना जरूरी है। जो जमीन है उसमें आपका निवेश करेंगे, खेती कैसी उसमें सुधार करेंगे, ये सारी जरूरत है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चलती रही। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से ही राजा और तालुकदार को जिम्मेदारी के रूप में मान्यता दे दी। उन्हें किसानों को लगान वसूलने, कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसे इजाफा किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। जमींदारी को सुधारने के लिए खर्चे करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व में बढ़ने वाले नहीं है, इसलिए जमींदारी उत्पादन बढ़ाने के फायदे में रहते थे। अब देखिए, आपको पता है जब जमींदारी व्यवस्था आई तो उनका केवल एक ही ध्येय था कि हम राजस्व को बढ़ाएं, राजस्व की मांग करें, लेकिन जमीन में सुधार करने के लिए खर्चों को प्रोत्साहन कितना मिला आप देख सकते हैं। भाई अंग्रेज थे, उन्होंने दीवानी ले ली, उन्होंने जमींदारों को सौंप दी, लोगों को सौंप दी, लोगों ने उससे राजस्व वसूला, अपना हिस्सा निकाला। उन्हें उत्पादन से कोई मतलब नहीं था, उनको तो एक निश्चित कर और बहुत बार उससे ज्यादा भी लेते थे और वो कर अंग्रेजों को दे दिया करते थे। यही उनका डिसाइडिंग था, ठीक, इसी के आधार पर उनका सब कुछ चल रहा। चलिए, हो गया। अब कह रहे हैं कि इन सब में कोई ना कोई समस्या थी। चलिए, समस्या को बाद में पढ़ेंगे। पहले बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। बंगाल में बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते। अरे बहुत से लोग ऐसे हैं बंगाल में जो ताकतवर रैयत हैं वो स्वयं खेती नहीं करते, औरों को पट्टे पर देते हैं। पट्टे का मतलब होता है लीज पर, किराए पर देना, और उस पर भारी लगान वसूलते हैं। 1860 में एसटीसी कोलब्रू ने काश्तकारों की स्थिति को इन शब्दों में आपका बयां किया है। जैसे बटाई की भारी शर्तों और मवेशियां, बीज और आजीविका कर्जों के बदले में बेगारी के दबदबे काश्तकार खुद के कर्जे को बाहर नहीं निकाल सकते थे। उन्हें जीने का पूरा नहीं मिला तो ऐसे में भयानक हमला, वे दिल लगाकर काम सौंपने लगे। सुधार में एक इनको उधार दिखाई दे रहा था। तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने आपको पता है एक व्यवस्था चलाई थी जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक, इस पर बात भी कर सकते हैं। स्थायी बंदोबस्त तो भूमि सुधार और कुछ जरूरतों की जो चीजें महसूस करी गई थी उनको आप देख सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।